देश में कोरोना का ग्राफ देखें तो इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन देश में कोरोना के 2,58,000 मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में 385 मौतें भी दर्ज की गई हैं। देश में सक्रिय मामले बढ़कर 16,56,341 हो गए हैं। देश में एक्टिव केस फिलहाल कुल मामलों का 4.43% है, जबकि रिकवरी रेट घटकर 94.27% हो गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 1,51,740 लोग ठीक हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 19.65% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 14.41 है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12,527 मामलों की पुष्टि हुई है और 24 मरीजों की मौत हुई है। बयान के मुताबिक संक्रमण दर 27.99% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44,762 नमूनों की जांच की गई है। इस समय शहर में 83,982 एक्टिव मरीज हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी को शहर में 28,867 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़ी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है और इसकी वजह से एक बार फिर कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। लेकिन तेज होती इस रफ्तार से कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये रफ्तार पैंडेमिक को एंडेमिक की तरफ ले जाने वाली साबित होगी। कोरोना के पीक को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी, देखिए इस रिपोर्ट में। ओमिक्रॉन के चलते बढ़ते कोरोना मामलों ने बेहाल कर दिया है। भले ही ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन संक्रामक होने की वजह से ये लोगों में ज्यादा फैल रहा है। लेकिन जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे इसके जल्द पीक आने की बात भी कही जा रही है। हाल ही में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि कोरोना का पीक नजदीक है। उन्होंने बताया कि भारत में पीक पर 4 से 8 लाख मामले रोजाना आ सकते हैं। इस दौरान दिल्ली और मुंबई में 50 से 60 हजार डेली केसेस सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई और दिल्ली में इसी महीने के अंत तक पीक नजर आ सकता है। आईआईटी कानपुर के अलावा कई और विशेषज्ञों ने कोरोना के पीक को लेकर भविष्यवाणियां की हैं। कैम्ब्रिज इंडिया ट्रैकर ने भारत में फरवरी तक कोरोना का पीक आने की संभावना जताई है। वहीं दुनिया भर में भी कोरोना के इसी साल खत्म होने की भविष्यवाणी की जा रही है। चीन के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर झांग वेंग होंग ने भविष्यवाणी की है कि इस साल के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा। कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुतुब महमूद ने भी की है। उन्होंने कहा कि इस महामारी का अंत नजदीक है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फेस मास्क से लोगों को छुटकारा मिलेगा। एक तरफ जहां कुछ एक्सपर्ट्स कोरोना की इसी साल खत्म होने की उम्मीद जता रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन इससे सहमत नहीं है। ब्रिटेन का मानना है कि कोरोना महामारी खत्म नहीं होगी, हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा। ब्रिटेन सेल्फ आइसोलेशन जैसे आपातकालीन प्रावधानों को स्थायी रूप से हटाने का विचार कर रहा है। इसके साथ ही टीका ले चुके यात्रियों को कोविड नियमों में ढील देने की बात भी ब्रिटेन कर चुका है। कोरोना महामारी को लेकर दुनिया भर के अलग अलग लोगों ने कई भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन ज्यादातर भविष्यवाणियों में कहा गया है कि कोरोना की मौजूदा लहर जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में पीक पर होगी और जब तक ये महामारी खत्म नहीं होती, तब तक हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पैंडेमिक से एंडेमिक तक पहुंचाने में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। भारत ने भी इस मोर्चे पर महज एक साल में 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार का ही नतीजा है कि आज कोरोना से लड़ाई मजबूत हुई है। बीते एक साल में वैक्सीनेशन अभियान कैसा रहा और कोरोना से कितनी मजबूत लड़ाई हुई, इसको भी देखिए इस अहम रिपोर्ट में। ये किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है कि एक साल में कोरोना वैक्सीनेशन 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज वैक्सीनेशन ड्राइव साबित हुआ है। वैक्सीनेशन की शुरुआत पिछले साल 16 जनवरी को हुई थी। उस वक्त तमाम सवाल थे। देश की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना बड़ी चुनौती थी। वैक्सीन प्रोडक्शन से लेकर वैक्सीन हेजिटेंसी से निपटना भी आसान नहीं था। वहीं देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना भी एक चुनौती थी
और इन सबके बीच पिछले साल अप्रैल में आई कोरोना की दूसरी लहर ने चुनौतियों को काफी बढ़ा दिया। लेकिन देश के हेल्थ वर्कर्स की मेहनत का नतीजा है कि देश ने वो मुकाम हासिल किया जिससे कभी असंभव कहा जा रहा था। एक साल बाद अब टीकाकरण का एक और अभियान शुरू हो चुका है। 3 जनवरी से देश में 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही बूस्टर डोज यानी एहतियाती खुराक भी लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव के इस महाअभियान में अब तक देश के करीब 68% एडल्ट आबादी को दोनों डोज लग चुकी है, वहीं 92% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुकी है। हालांकि इस महामारी को हराने के महाअभियान में 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण अभी भी चुनौती बनी हुई है। स्कूल बंद चल रहे हैं। घर में कैद बच्चों को सुरक्षा कवच देकर स्कूल तक पहुंचाना अब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि मार्च महीने में 12 से 14 साल के बच्चों में भी टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल देश में 8% की ऐसी आबादी है जिसे टीके की एक भी डोज नहीं लगी है। ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव से जोड़ना भी सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन टीकाकरण के 1 साल के अभियान को देखते हुए कह सकते हैं कि देश जल्द ही कोरोना पर विजय पालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैक्सीन ड्राइव के 1 साल पूरा होने पर बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर एक अहम घोषणा हुई है। अब जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। NTAGI ग्रुप के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी और बच्चों के वैक्सीनेशन का ये फैसला क्या इस पैंडेमिक को एंडेमिक की तरफ ले जाने वाला है, एक और अहम कदम साबित होगा। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 3 जनवरी को 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और अब मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू करने की तैयारी है। NTAGI की तरफ से ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तब से अमेरिका में बच्चों में कोरोना के केस बढ़े हैं। ब्रिटेन समेत अन्य कई देशों में भी बच्चों में कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन बच्चों पर भी अटैक कर रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके सिर्फ हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों में वैक्सीनेशन में भी तेजी आई है। जहां भारत में अभी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहीं कई देशों में 5 महीने से बड़े बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल 5 महीने से 5 साल के बच्चों को टीका लगाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ अप्रैल से इन बच्चों को टीका लगाया जाएगा। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को टीका पहले से ही लग रहा है। वहीं ब्राजील में भी 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अमेरिका, इटली, स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन या तो शुरू हो चुका है या यहाँ शुरुआत की तैयारी है। अमेरिका में तो 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने पर भी विचार चल रहा है। भले ही कोरोना के बच्चों में ज्यादा गंभीर असर न देखे गए हों, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में एक्सपर्ट्स बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसे में इनके वायरस की चपेट में आने की आशंका ज्यादा है। WHO ने कहा कि अन्य लोगों की तरह कोरोना बच्चों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, बच्चे वायरस के संवाहक के रूप में भी भूमिका निभा सकते हैं। भारत धीरे धीरे वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों से शुरुआत करने के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों की बारी है और इसके बाद दूसरे बच्चों का नंबर लगना तय है, क्योंकि सरकार पहले ही 2 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है। सरकार ने कोवैक्सीन को 2 से 17 साल के बच्चों के लिए मंजूरी दी है, लेकिन जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगती तब तक उन्हें कोविड नियमों का पालन करना सिखाएं। खुद भी कोविड नियमों को मानें ताकि न आपको और न ही आपके बच्चों को कोरोना छू सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर है पैंडेमिक एंडेमिक की ओर कैसे बढ़ेगा, इसमें अहम योगदान जो होगा वो होगा वैक्सीनेशन का, और इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गई हैं मेदांता हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन की डायरेक्टर डॉक्टर नीलम मोहन। डॉक्टर नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सरकार मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन की तैयारी में है। बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने में ये कदम कितना अहम साबित होगा? जी, इसके लिए एक सिंपल स्टार्ट करना चाहूंगी। नंबर 1, बच्चे इक्वली ससेप्टेबल है कोविड इन्फेक्शन के लिए। नंबर 2,
बच्चों में भी सिवियरिटी हो सकती है, स्पेशली जिसमें कोमॉर्बिडिटी कंडीशन हो। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो उसमें 0.02% डेथ्स इवन बच्चों में कोविड से बताई गई थी, और एज कंपेयर टू अर्लियर ओमिक्रॉन के जरिए 17% ऑफ टोटल एडमिशन थोड़े स्टेट्स में बच्चों में है, एज कंपेयर टू 2 to 4% जो पहले थे। नंबर 3, बच्चों में मेंटल हेल्थ पे बड़ा फर्क पड़ा है बिसाइड्स फिजिकल हेल्थ, क्योंकि उनका बाहर जाना ये सब रुक गया है उनको वैक्सीन ना मिलने के कारण, और मेंटल हेल्थ इज अ मेजर फैक्टर। नंबर 4, सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बच्चों में अब बड़ी अच्छी तरीके से बताई गई है, और इसमें दो राय नहीं है कि बच्चों में भी ये वैक्सीन सेफ है और दी जाती है। लास्ट पॉइंट हमने ये बताया कि स्पेशली दिल्ली में अगर हम देखें 97 जो डेथ्स हुई थी उनमें से सिर्फ 8% ऐसे थे जिनको वैक्सीन मिली थी, 8%। बाकी की सारे डेथ्स अनवैक्सीनेटेड 75% एंड 18% 1 डोज मिली थी। महाराष्ट्र में 88% एडमिशन वेयर ऑन अनवैक्सीनेटेड पीपल। तो ये सब से हमें क्लियर कट प्रूफ मिल रहा है कि वैक्सीन ने सिवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन, मोर्टेलिटी को कम किया है। और जो दिल्ली में डेथ्स हुई थी बच्चों में 7 ही डेथ्स हुई थी, जिनमें 3 1 साल से कम थे, और बाकी में सारे कोमॉर्बिडिटी थे, जैसे एनीमिया, डीआईसी, थैलेसीमिया, हार्ट कोई प्रॉब्लम ऐसी थी, जिनमें 7 बच्चों में डेथ बताई गई। सो ओवरऑल ये देख के और जो एक्सपीरियंस है, यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को वैक्सीन मिलना बिल्कुल सही है। और जैसे अभी हमने 15 to 17 प्लस में 3.1 या 3 करोड़ वैक्सीन दे दी, ऑलमोस्ट 46% बच्चों को कवर कर चुके हैं विद इन लेस देन 3 वीक्स। तुरंत ही हम ये सेक्शन कवर करके, हो सकता है कि अगले महीने ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए अगर पॉसिबल हो, सो दैट मेंटल सिक्योरिटी भी बच्चों में हो। और जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पीक आ जाएगी, इससे सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये हम जानते हैं कि जिनको वैक्सीन मिल चुकी है उनमें भी इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन क्लियर-कट एविडेंस ये है कि सिवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी इनमें कम है, और बच्चों को भी इसकी जरूरत है आज के दिन पर, जहां सब विदेशों में मिल रही है। इफ नॉट, अभी मैं मानती हूं कि सिवियरिटी कम है, लेकिन जैसे हम दूसरे वैक्सीन भी देते हैं उस तरीके से इफ यू वांट कि ये कोरोना इन्फेक्शन आम जैसे फ्लू या उस तरीके से रह जाए, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी हो जाए कि ये म्यूटेशंस फिर कम करेगा। जब इंसान के अंदर इम्यूनिटी रहती है तो वो वायरस की म्यूटेशंस भी कम हो जाती है उससे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल होगा कि भारत में 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन की तैयारी चल रही है, लेकिन कई देशों में 5 महीने से 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी भी चल रही है। इसके मुकाबले हम कहीं बच्चों के वैक्सीनेशन में देरी तो नहीं कर रहे हैं? जी, ये तो मेरा मानना था कि शायद मुझे लग रहा था कि अगर हम नवंबर दे देते तो ये बहुत अच्छा होता बच्चों के लिए, बिकॉज अगेन उनकी स्टडीज और ये सब अच्छा रहता। लेकिन आई थिंक हर गवर्नमेंट को काफी चीजों का नजर रखते हुए एक डिसीजंस ली जाती है। सो एज अ साइंटिफिक बेसिस पे भी काफी साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया इंडिया में भी कि बच्चों में सीवियर नहीं है और उनको छोड़ दे। लेकिन मैंने आपको अपनी ओपिनियन दिखाया गया कि उनकी जो मेंटल और उस पर इम्पैक्ट पड़ा कि उनको बाहर नहीं जाना, उनको विदेश जाना है, स्टडीज करना है, 10 to 12 बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े हैं। तो इसीलिए ये वैक्सीन देने से बच्चों को भी फायदा होगा और शायद म्यूटेशन और वेरिएंट्स की भी कम आएगी जब ये इम्यूनिटी टोटल ओवरऑल बढ़ जाएगी कंट्री में। बिल्कुल। डॉक्टर ये बताइए कि % बच्चे हैं, तो अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो बच्चों को छोड़ देंगे तो वो काफी लेवल तक नहीं आएगी। और प्रीवियस से मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि शायद ही है दुनिया में कोई जो बताया कि उसको सारा कुछ कोविड के बारे में समझ आ गया। सच तो ये है कि हम सब इसको समझने की कोशिश ही कर रहे हैं और अपनी हाइपोथेसिस ही दे पाते हैं। बिल्कुल, अभी भी हम कोविड को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। डॉक्टर, बच्चों के लिए ओमिक्रॉन
कितना बड़ा खतरा हो सकता है? थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल इंटरनेशनल और नेशनल वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि अडल्ट्स जो यूएसए में जो बताई गई थी तो उनमें हॉस्पिटलाइजेशन ये बारी एज कंपेयर टू प्रीवियस वेव 2 to 4% थी, लेकिन जनवरी में उनमें 17% बताई गई। तो हॉस्पिटलाइजेशन बच्चों में इस बारी ज्यादा हुई थी। और जो बच्चे अब इंडिया में भी काफी मोटापा और अदर कोमोबिडिटीज को अगर हम देखें तो वो इस चपेट में आ जाते हैं कोमोबिडिटीज की, तो उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। और किसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, किसको क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा बोलना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल जो इस वायरस में डेथ्स कम है। ओवरऑल यूएसए में 0.02 बताया गया था, लेकिन इस बार लेस देन 1200-1300 डेथ्स बताई गई। और दिल्ली में 91 डेथ्स में से 9 डेथ्स बच्चों में थी, जो दिल्ली स्टेट की 4 दिन का आंकड़ा जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया था। बिल्कुल डॉक्टर, वैसे इंडिया में वैक्सीन ड्राइव काफी अच्छी रफ्तार से चल रही है, काफी तेज रफ्तार से चल रही है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत वक्त है, बच्चों को वैक्सीन लगाने में समय लगेगा। जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है तब तक उनको कोरोना से कैसे बचाया जाए, क्या कुछ सावधानियां बरतें? वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 1 कि बच्चे अगर सोचें कि उनको आज एक वैक्सीन की डोज लग गई है और वो अब बाहर जा सकते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि 2 वीक्स आफ्टर द सेकेंड डोज ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, नंबर 1 फैक्ट। तो तब तक जो रियल आपका एकमात्र आपको बचाव कर सकता है इस वेरिएंट जो इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है, वो है आपके लिए मास्क। और मैं बोलना चाहूंगी N95 मास्क, जो एक टाइट फिटिंग मास्क हो ताकि हवा ना जाए। सर्जिकल मास्क अच्छा है, लेकिन उसमें हवा जाने की संभावना है, तो उसके ऊपर अगर हम डबल मास्क कर लें कि सर्जिकल के ऊपर एक क्लॉथ मास्क ताकि वो टाइट हो जाए, तो वो बेटर है। प्योर क्लॉथ मास्क की एफिकेसी पे काफी एविडेंस रिसेंट आ रहा है कि वो अच्छा नहीं है जी। अगर आपको दोनों लोग जिसको संक्रमण हो चुका है या दूसरा जो बचना चाहे, अगर वो N95 पहने तो उनकी चांसेस एक दूसरे के आने की बहुत कम हो जाती हैं। और स्पेशली जब आप किसी के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं या तो रिस्क बढ़ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कभी मिले तो ओपन वेंटिलेटेड एरियाज में मिले, खुले जगहों पे मिले, अपने से दूरी रखें और किसी भी वक्त की कुछ खाने या पीने के चक्कर में बहुत नजदीक आकर मास्क मत उतारे। क्योंकि अगर आपको अपनी नहीं तो अपनी परिवार और कम्युनिटी की फिक्र है, क्योंकि आपके घर में जो बुजुर्ग है उनको आप सुपर हीरो बनकर बचाना है आपको। अगर अपने आप को आप सोचे कि मैं हीरो हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप हीरो नहीं, आप सुपर हीरो बनो, दूसरों को भी बचाओ, अपने आप को बचाओ। बिल्कुल, सुपर हीरो बनो, सुपर स्प्रेडर मत बनो, ये अहम बात कही आपने। एक और अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे कि कोरोना के पीक को लेकर सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना का पीक नजदीक है। आपके मुताबिक क्या कोरोना का पीक आने वाला है और क्या इस साल हम कोरोना से छुटकारा पा सकेंगे? मेरा ऐसे समझना है कि हम पीक के काफी पास हैं। मेरे हिसाब से फ्यू स्टेट्स जो आजकल 4-5 स्टेट जिसमें रैपिडली स्प्रेड है, जिसमें दिल्ली महाराष्ट्र इंक्लूड है, इनमें होपफुली फरवरी तक ये पीक आके डाउन होने जाएगा। और बाकी की स्टेट्स में इस तरीके से ओवरऑल जो हमको दहशत है कि मैं ये वर्ड वेव को नहीं यूज करूंगी, क्योंकि इस टाइम तैयारी पूरी थी सबकी, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगी कि अभी भी हॉस्पिटल में काफी मरीज एडमिट है, लेकिन तैयारी पूरी है, बेड्स इनफ है, ऑक्सीजन इनफ है, दवाइयां इनफ है। और सबको समझ आ रहा है कि कोई ये ब्लैक मार्केटिंग या गलत ड्रग्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में थोड़ी ड्रग्स की अगर गवर्नमेंट उपलब्धि करा दे, जैसे कि ओमिक्रॉन स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो अभी उपलब्ध नहीं है, अगर इस पे विचार किया जाए कि ये प्रॉपर तरीके से मार्केट में अवेलेबल हो, तो ये बहुत
फायदा करेगा। ये वाकई अहम बात कही आपने कि जिस तरह से जो ड्रग्स की हमने पिछली डेल्टा की लहर में जो ड्रग्स की कालाबाजारी देखी, उनको लेकर थोड़ा मुस्तैदी की जरूरत है। अगर सरकार उस पर नकेल कसती है तो शायद आने वाला समय हम और बेहतर तरीके से कोविड से निपट पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। बच्चे हों या बूढ़े, वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जो कोरोना के प्रकोप से बचा सकता है। ये बात आंकड़ों से भी साबित हुई है। तो अगर आपने अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है क्योंकि आपके मन में कई भ्रांतियां हैं, तो आपको ये रिपोर्ट जरूर देख लेनी चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन ली है वो ज्यादा सुरक्षित हैं और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में 5 जनवरी से 12 जनवरी तक कोरोना से 144 लोगों की मौत हो गई और इनमें से 106 लोग यानी 73% से ज्यादा ने वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली थी, जबकि मरने वाले 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज लगवाई थी। केवल 19 ही ऐसे थे जिन्होंने दोनों डोज ली, फिर भी कोरोना से उनकी मौत हो गई, यानी ये 13% हैं। मुंबई में बीएमसी ने आंकड़ा जारी कर बताया कि मुंबई में कोरोना की ओमिक्रॉन वाली तीसरी लहर में जिन लोगों को संक्रमित होकर ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही है, उनमें से 96% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। कोरोना की चाहे डेल्टा वाली दूसरी लहर हो या ओमिक्रॉन वाली तीसरी लहर, वैक्सीन लगवाने वाले दोनों लहर में कम बीमार हुए हैं और ज्यादातर ऐसे लोग घर पर ही ठीक हो गए थे। हालांकि भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगवाई है। ऐसे लोगों के लिए ओमिक्रॉन की तीसरी लहर में बुरी खबर सामने आई है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में जो कोविड की वजह से मौत हुई, उसमें 73% लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। इसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिन लोगों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत हो रही थी, उसमें से 96% लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। ऐसे में हमारी आपसे यही अपील है कि अगर आपने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और कोविड वैक्सीन की डोज लगवाएं। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बढ़ते हैं बिजनेस की खबरों की ओर। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बाजार में एक नया फंड ऑफर यानी एनएफओ आया है। सैमको म्यूचुअल फंड ने अपना पहला एनएफओ सैमको फ्लैक्सी कैप एंड फंड लॉन्च किया है। ये एनएफओ आज से खुल गया है और 31 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर सकेंगे। इस नए एनएफओ की क्या खासियत है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अनुराग शाह से खास बातचीत की सैमको म्यूचुअल फंड के फाउंडर और डायरेक्टर जिमित मोदी से। म्यूचुअल फंड ने अपना पहला एनएफओ लॉन्च किया है और इसी पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है सैमको म्यूचुअल फंड के फाउंडर और डायरेक्टर जिमित मोदी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, क्या वजह रही जो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर आ गए और इस तरह से जो है निवेशकों के लिए बेहतर मौका है बाकी सबके मुकाबले। सो थैंक यू सो मच आज आपके शो पे हमें आमंत्रण देने के लिए। एंड पहले तो आपका पहला सवाल था कि हम क्यों एक्टिव फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो एज एन एएमसी हम ये मानते हैं कि दुनिया में 2 तरीके हैं पैसा बनाने के। एक है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए और बड़ी कंपनियां जैसे ग्रो होंगी वो आपके लिए पैसे बनाएंगी और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगी। और ये जो तरीका है बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का ना, ये इंडेक्स ऑफर करता है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि एक दूसरा तरीका है जो पैसा बनाने का है, वो आप केवल सबसे बेस्ट यानी बेहतरीन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए और केवल बड़ी नहीं, सिर्फ बेहतरीन और बड़ी कंपनियों में काफी बड़ा फर्क है। तो हम एज एन एक्टिव फंड मैनेजर चाहते हैं कि हमारी एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग करके, जिसमें हम केवल दुनिया के 125 स्टॉक्स में से इन्वेस्टमेंट करेंगे। 40 एक इंडियन कंपनी है, 85 और ग्लोबल कंपनी है, सिर्फ इन कंपनी में से ही हम निवेश करेंगे।
तो एज एन इन्वेस्टर आइडिया ये है कि हम एक्टिवली ये 125 कंपनी में से 25 टॉप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टर्स को एक ये बेस्ट कंपनियों का एक्सपोजर मिलेगा। और रही बात दूसरे कंपनियों के फर्क में हम कैसे दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से डिफरेंट है, तो जो सबसे पहला बड़ा डिफरेंस वो है कि जो फंड का कॉम्पोजिशन है वो तकरीबन 65% इंडियन इक्विटी 35% ग्लोबल इक्विटी रहेगा। तो हम 35% पैसा ग्लोबल कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे और ये हाई ग्रोथ कंपनीज होंगी। सो एक हाई ग्रोथ स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा। सेकेंडली वी विल हैव अ स्ट्रिक्ट पोर्टफोलियो ऑफ 25 ऑड स्टॉक्स, यानी 25 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स होगी। अनलाइक अदर फंड्स जहाँ पे 50 स्टॉक 60 स्टॉक 70 स्टॉक पोर्टफोलियो होते हैं। तो आइडिया क्या है कि 25 स्टॉक के पोर्टफोलियो तो रिस्क भी रीजनेबली डाइवर्सिफाइड है, बट एट द सेम टाइम एक एडिशनल रिटर्न जनरेट करने का मौका भी है बिकॉज आपके पास रीजनेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो भी है। सर, आपने जो स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो ये आपकी फिलोसॉफी अक्रॉस द इन्वेस्टमेंट रहेगी पूरी तरह से, और ये आप एक दावा कर रहे हैं कि ये जो है निवेशक के लिए सबसे बेहतर आप एक विकल्प दे रहे हैं कि स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टमेंट, तो जहां पर रिस्क काफी कम होगी। करेक्ट। सो ये जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो एज यू राइटली सेड, हम सारी की सारी स्कीम्स में ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो स्ट्रेस टेस्टिंग इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है। और ये अगर आपको पता होगा तो ये बैंकिंग में बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि रेगुलेटर्स अब बैंक्स में स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि बैंक बचेगी या नहीं, सर्वाइव कर पाएगी या नहीं खराब से खराब समय में। तो हम भी ये जो स्ट्रेस टेस्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि एज एन इन्वेस्टर हमें रिटर्न तो कमाना ही है, बट एट द सेम टाइम हमें रिस्क मिनिमाइज करना है। हम ये चाहते हैं कि जो वॉलेटिलिटी हो, डाउनसाइड वॉलेटिलिटी हो, काफी कम हो और हम एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सके। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग का प्रोसेस यही आइडेंटिफाई करता है कि ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस, यानी जो कम रिस्क में हम बेहतरीन से बेहतरीन किस टाइप की क्वालिटी के स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सके, वो फिल्टर करने के लिए हमें बहुत मदद करता है। तो इसीलिए आपका एक जो एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पे बहुत फेमस है, जहां पर वो गाड़ी ऊपर से नीचे गिरती है और उस पे तमाम तरह के प्रयोग होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि सर आपका ये पहला एनएफओ काफी सक्सेसफुल रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोरोना काल में कैसे बढ़ी है गरीब और अमीर के बीच की खाई, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया 360 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनको सुनते हैं। Quite impressive how you have managed in a very difficult circumstances the COVID crisis, and I also looking always at ways how we can reduce inequality. I have to say I was very impressed by your stimulus package of 280 billion. Which will particularly have the small people, farmers and so on benefiting from it. आपको मालूम होगा हमने पिछले जब से कोरोना कालखंड का समय शुरू हुआ, हमने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन पहुंचा रहे हैं, ताकि, और शायद दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम होगा। और हमारी कोशिश यही है कि इस संकट के कालखंड में गरीब से गरीब की चिंता सबसे पहले हो। और दूसरा, हमने ध्यान केंद्रित किया रिफॉर्म्स पर। कोरोना कालखंड का हमने भरपूर समय का उपयोग किया रिफॉर्म के लिए। और आपने देखा होगा कि हम जिस रास्ते पर चले, आज हमारे उस कदमों को लेकर के दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो भी उसकी भरपूर सराहना कर रहे हैं कि भारत में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि दुनिया की जो अपेक्षाएं हैं उसको भारत जरूर पूरा करेगा। Prime Minister, I know there are many people waiting for us and for your speech. Let me just take this opportunity also to express my hope that we can welcome you again in the future at the real Davos, in the snow of the Swiss mountains.
आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर अवसर मिलेगा। सबको नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को खूबसूरत उपहार, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको? We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now. And we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. Excellency Narendra Modi. Prime Minister, let me start by congratulating you and the people of India for celebrating 75 years of independence. I also want to express my admiration for your strong leadership on handling the pandemic. India has continued to expand its profile as a major global power, also by providing vaccines and other medical supplies to so many countries. So there's no doubt that India will play a critical role in leading the exit from the pandemic and in driving global economic recovery and post-pandemic growth. Highlighting this, India is expected to grow by 8.5% this year. India has also been at the forefront of driving global action on climate change and green transition by leading global movements such as the International Solar Alliance, your landmark Panchamrit pledge at COP26, and through national initiatives such as the National Hydrogen Mission. For over 40 years, Mr. Prime Minister, I have always been a strong believer in India, and even more so in its fourth industrial revolution. With its young population,
technical prowess and a knack for innovation, India has the potential to shape the global agenda, particularly by assuming the G20 chairmanship next year. Prime Minister, it is amazing that in 2021, in the middle of the pandemic, India has had 44 new unicorns. And this is a testament to your nation's spirit of innovation and entrepreneurship. I now welcome His Excellency Narendra Modi for the State of the World Address at the World Economic Forum's Davos agenda. Prime Minister, the floor is yours. थैंक यू स्वागत, थैंक यू। नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। साथियों, संवेदनशीलता संकट के समय में परखी जाती है, लेकिन भारत का सामर्थ्य इस समय पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। इसी संकट के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम करके दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। आज भारत दुनिया में
रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। आज भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुए हैं। आज भारत के पास विश्व का बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। सिर्फ पिछले महीने की ही बात करूं तो भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके माध्यम से 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। फ्रेंड्स, बीते सालों में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप और एडॉप्ट किया है, वो आज भारत की बहुत बड़ी ताकत बना है। कोरोना इन्फेक्शन की ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल जैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत के कोविन पोर्टल में स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट जनरेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था है, उसने बड़े बड़े देशों के लोगों का भी ध्यान खींचा है। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान लाइसेंस राज से होती थी। ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण था। भारत में बिजनेस के लिए जो भी चुनौतियां रही हैं, वो मैं समझता हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर चुनौती को दूर करें। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। बीते साल ही हमने 25,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस कम किए हैं। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जैसे कदमों में सुधार करके बिजनेस कम्युनिटी का विश्वास लौटाया है। भारत ने ड्रोन्स, स्पेस, जियोस्पेशियल मैपिंग जैसे कई सेक्टर्स को भी डीरेगुलेट कर दिया है। भारत ने आईटी सेक्टर और बीपीओ से जुड़े आउटडेटेड टेलीकॉम रेगुलेशंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। साथियों, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में विश्व का एक भरोसेमंद पार्टनर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रास्ते बना रहे हैं। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। 2014 में जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। इसमें भी 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा तो 2021 में ही बने हैं। जिस तरह एक्सपेक्ट इंडियन ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, उसी तरह भारतीय युवा
आप सभी साथियों के बिजनेस को भारत में नई बुलंदी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। फ्रेंड्स, डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर भारत का कमिटमेंट एक और बड़ा कारण है जो आज भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है। कोरोना काल में जब दुनिया क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जैसे इंटरवेंशन पर फोकस कर रही थी, तब भारत ने रिफॉर्म का रास्ता सशक्त किया। डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कोरोना काल में ही अभूतपूर्व गति दी गई। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एसेट मोनेटाइजेशन जैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स में $80 बिलियन जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। डेवलपमेंट के लिए हर स्टेक होल्डर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी शुरू किया है। हम नेशनल मास्टर प्लान के तहत इंटीग्रेटेड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन पर काम होगा। इससे गुड्स, पीपल और सर्विसेज की सीमलेस कनेक्टिविटी और मूवमेंट में एक नई गति आएगी। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए भारत का फोकस सिर्फ प्रोसेस को आसान करने पर ही नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने पर भी है। इसी अप्रोच के साथ आज 14 सेक्टर्स में $26 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की गई है। फैब, चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री के निर्माण के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव प्लान इस बात का प्रमाण है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं। हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम, इंश्योरेंस, डिफेंस, एरोस्पेस के साथ साथ अब सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भी भारत में असीम संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, आज भारत वर्तमान के साथ ही अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है, निर्णय ले रहा है। इस कालखंड में भारत ने हाई ग्रोथ के वेलफेयर और वेलनेस की सैचुरेशन के लक्ष्य रखा है। ग्रोथ का यह कालखंड ग्रीन भी होगा, क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, रिलायबल भी होगा। ग्लोबल गुड के लिए बड़े कमिटमेंट्स करने और उन पर खरा उतरने की परंपरा को जारी रखते हुए हमने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भी रखा है। दुनिया की 70% आबादी वाला भारत भले ही ग्लोबल कार्बन एमिशन में 5%, ओनली 5% कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन
क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जारी है। कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, जिस तरह से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत में असीम संभावनाएं हैं। दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि भारत में असीम संभावनाएं हैं। जिस तरह से दुनिया की फार्मेसी बनता हुआ दिख रहा है भारत, इस तरह से सिर्फ फार्मेसी ही नहीं, तमाम सेक्टर में तमाम रोजगार के अवसर हैं, तमाम निवेश के मौके हैं और शायद ये आने वाले भविष्य का एक नया भारत बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जारी है। तो इंडिया 360 डिग्री में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए जी बिजनेस पर।